हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये थ्योरी आपकी एकेडमिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही इससे यूपी टेट, सी टेट, रीट, बिहार टेट, एचपी टेट जैसे एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। बात करें लॉरेंस कोलबर्ग की, तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी कॉग्निटिव अप्रोच वाले थे, यानी कि इनकी थ्योरी में आपको बहुत सी चीज़ें संज्ञान से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने वर्क किया मॉरल एजुकेशन इन स्कूल में, यानी कि स्कूल्स में मॉरल एजुकेशन का क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारे चीज़ें इन्होंने डिस्कस की अपनी थ्योरीज में, अपनी रिसर्च में। याद रहे, मॉरल एजुकेशन के फादर जोहान हार्बर्ट को कहा जाता है। ये कहीं पे आप स्टार पॉइंट बना के जरूर से मार्क कर ले अपने नोट्स में। मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है? तो मॉरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर पीपल इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, रूल्स एंड लॉज। हालांकि इन रूल्स, नॉर्म्स या फिर लॉज को ब्रेक करने पे कोई सज़ा तो नहीं मिलती, लेकिन अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो खुद को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को मॉरल डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता है। जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या हाइपोथेटिकल स्टोरी पे बेस्ड थी, जिस स्टोरी को हाइंस डायलेमा के नाम से जाना जाता है। इस स्टोरी को उन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों को सुनाया और इनसे क्या कंक्लूजन आता है उससे मैटर नहीं करता था, बल्कि कोलबर्ग ने ये देख रहा कि इसके आगे बच्चे किस तरह से अपना दिमाग यूज़ करते हैं इसके रिजल्ट को या फिर एंडिंग को फाइंड करने में। तो स्टोरी इस तरह थी कि हाइंस वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर कैंसर एंड द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव हर इज प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। हाइंस कैन नॉट अफोर्ड इट, सो ही फेसेस अ मॉरल चॉइस। शुड ही स्टील द ड्रग टू सेव हर वाइफ्स लाइफ, वाई और वाई नॉट? यानी कि स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि हाइंस की जो वाइफ थी वो एक रेयर तरह के कैंसर से पीड़ित थी, जिसके पास ये मेडिसिन थी, जिस केमिस्ट के पास में, वो इससे 100 गुना यानी 100 टाइम्स ज़्यादा दाम पर बेच रहा था। हाइंस ने सबसे क्या करा, रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी पैसों में मदद करें, लेकिन तब भी उसे इतने पैसे नहीं जुटा पाया कि वो उसे खरीद कर पाए। तो वो डिसाइड करता है उसी रात को कि वो क्या करेगा, चोरी करेगा उस केमिस्ट में और ड्रग को चुराएगा। अब यहीं से इनकी थ्योरी स्टार्ट होती है। एक ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन्होंने छोड़ दिया कि ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इस थ्योरी पे बेस्ड उनके 3 लेवल थे। पहला था प्री कन्वेक्शनल लेवल, दूसरा था कन्वेक्शनल लेवल और तीसरा था पोस्ट कन्वेक्शनल लेवल। इन तीनों लेवल में उन्होंने 2-2 स्टेजेस दी, यानी टोटल 6 स्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस हो जाती हैं और 3 क्या हो जाती हैं, लेवल हो जाती हैं। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है, जो भी हिंदी में अपने नोट्स बनाना हो प्लीज़ यहाँ से मेंशन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। पहली लेवल है प्री कन्वेंशनल मोलैरिटी लेवल। अब इसमें क्या होता है, पहली स्टेज है, यानी पहली लेवल की पहली स्टेज क्या कहलाती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। एट दिस स्टेज कोलबर्ग से ओबेइंग द रूल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। यानी कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसलिए ओबे करना चाहिए क्योंकि यहाँ से हम पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ये जो स्टेज थी या ये स्टेज वहाँ से आई जहाँ से बच्चों ने, यानी जो 10 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों थे, उन्होंने जो रिप्लाई दिए कि उसे चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन पे बेस्ड उन्होंने ये स्टेज को इन्वेंट किया या फिर अपनी थ्योरी में रखा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। हाइंस की स्टोरी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग एज ही मे गो टू द जेल इफ ही कॉट। कि हाइंस को क्या करना चाहिए, उन ड्रग्स को नहीं चुराना चाहिए, यानी मेडिसिन को नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है और पकड़ा जाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा।
सेकेंड स्टेज क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसे कहा जाता है व्हाट्स इन द फॉर्म फॉर मी पोजीशन, और दिस स्टेज इज नोन एज टेट फॉर टेट स्टेज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं कि ये फ्रेम करके दे देते हैं और ये 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन से स्टेज के रिगार्डिंग ये बात कही गई है या सही है। तो ये इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के स्टेज वाली स्टेज है। अगर हाइंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इट इज़ राइट फॉर हाइंस टू स्टील द ड्रग्स बिकॉज इट कैन क्योर हिज वाइफ एंड देन शी कैन कुक फॉर हिम। यानी कि हाइंस को ड्रग्स को चुरा लेना चाहिए, उससे अपने वाइफ का इलाज करे, बदले में वाइफ उसके क्या करेगी, उसके लिए खाना बनाएगी और प्रेस करेगी। सेकेंड लेवल शुरू हो जाती है। सेकेंड लेवल जो है कन्वेक्शनल मोलैरिटी स्टेज लेवल, जिसकी तीसरी स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, द इंडिविजुअल वांट्स टू मेंटेन और विन द अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स बाय गिविंग अ गुड पर्सन। इस स्टेज को गुड बॉय गुड गर्ल या फिर बैड बॉय बैड गर्ल स्टेज भी कहा जाता है, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेड स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव हमारे लिए कैसा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाइन शुड स्टील द ड्रग फ्रॉम द स्टोर इन ऑर्डर टू बी अ गुड पार्टनर फॉर हिज वाइफ। अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर साबित करने के लिए उसे ड्रग्स चुरानी चाहिए। इसके कंटेक्स्ट में, इस स्टेज के कंटेक्स्ट में ये एग्जाम्पल हो सकता है। चौथे स्टेज की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर। द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। Hines should not steal the drug because that would be assigned against the law and he has duty to uphold the law। इसमें क्या होता है, नैतिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसे, नियमों का कायदे कानून का। इसमें क्या होता है कि जस्टिस से रिलेटेड बातें करी जाती हैं कि जो समाज में सही है वही करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि उससे किसी का पर्सनल फ़ायदा हो या पर्सनल लॉस हो, ये मैटर नहीं करता है। तीसरे लेवल है पोस्ट कन्वेक्शनल मोलैरिटी, और इसकी 5वीं स्टेज है, कौन सी है, सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब इस स्टेज में कहा गया रूल्स एंड लॉज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रूल्स एंड लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी बट अ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी शुड अग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड्स। रूल्स कैन बी चेंज when they no longer meets the social needs। ठीक है, डेमोक्रेसीज का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है कि रूल्स और लॉस तो सोसाइटी में होना चाहिए गवर्न करने के लिए, लेकिन वो रूल्स से बेनिफिट किसे होगा, आम लोगों को ही होगा, और आम लोगों की सहमति ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी पर्टिकुलर लॉ या फिर रूल पे आम लोगों की सहमति नहीं होती है तो उसे चेंज कर देना चाहिए या फिर उसे नहीं मानना चाहिए। हाइंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हाइंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव रिगार्डलेस द लॉस अगेंस्ट स्टीलिंग। ठीक है, हाइंस को क्या करना चाहिए, चुरा लेना चाहिए ड्रग्स को, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। और वैसे भी जो केमिस्ट उस ड्रग्स को बेच रहा था वो तो ज़्यादा रेट पे तो बेच ही रहा था। इसकी आखिरी स्टेज है, कौन सी है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। Hines should steal the drug even if the person was a stranger and not his wife. He must follow his conscience and not let the druggist's desire for money outweigh the value of human life। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एलीट बातें करी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है वो एज अ लीडर के तौर पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ठीक है, वो इस कैटेगरी में परफेक्टली फिट हो जाएंगे। यानी कि
हाइंस को क्या करना चाहिए, उस ड्रग्स को बेशक चुरा लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ड्रगिस्ट यानी कि जो केमिस्ट था वो उसे ज़्यादा मनी पे बेच रहा था, यानी कि वो लालची बन रहा था। साथ ही उसका कोई हक नहीं बनता किसी की वो लाइफ स्टील करे। और ना सिर्फ हाइंस को अपनी वाइफ के लिए ऐसा करना चाहिए, बाकी कोई अगर स्ट्रेंजर भी होता तो उसके लिए भी सेम काम को उसके करना चाहिए था। तो इस तरह से आपकी 3 लेवल और 6 स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। इस थ्योरी पे कई सारे क्रिटिसिज्म भी हुए और इस क्रिटिसिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि पहला क्रिटिसिज्म था कि ये जेंडर बाइस थ्योरी थी, मतलब कि यहाँ पे एक फीमेल जेंडर को क्या बेचारा सा दिखाया गया, ठीक है, और क्या करा गया, मेल डोमिनेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, ठीक है। इग्नोर्स फील पर्सपेक्टिव थ्रू वुमेन्स एवरेज मॉरल जजमेंट स्कोर इन हायर देन मैन। अच्छा, ये भी कहा गया जो इस थ्योरी का कंक्लूजन निकलता है वो क्या मोरालिटी का निकलता है, और मॉरल पर्सपेक्टिव वुमेन्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है। तो जो भी इनके रिजल्ट निकले वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे, और या फिर वो कह दिया जाए कि बायस नहीं थे। एज फैक्टर दूसरा कह सकते हैं कि इन्होंने केवल 10 से 16 साल के बच्चों को लिया जिन्हें पता नहीं था कि मैरिज क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, वाइफ क्या मैटर करती है एक हस्बैंड के लिए या क्या नहीं करती है। तो इस तरह से एज बायस कहा गया। और ये पूरा सिनेरियो कैसा था, हाइपोथेटिकल स्टोरी पे आधारित था, यानी कि बेस ही इनका क्या था, पूरा हाइपोथेटिकल था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म बन जाता है। अब कुछ PYQs हम देख लेते हैं जो कि आपके सीटेड एग्जाम्स में या फिर दूसरे अदर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए हैं। एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल डिफाइन गुड एंड बैड बेस्ड ऑन पनिशमेंट ऑन और रिवॉर्ड्स। आपके ऑप्शनल है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका सही आंसर है प्री कन्वेंशनल, यानी प्री कन्वेंशनल की सेकेंड स्टेज में गुड बॉय या फिर गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर को दर्शाया गया है। व्हाट इज द हाइंस डायलेमा यूज फॉर इन कोलबर्ग्स थ्योरी। बहुत ही इजी सा है, बहुत सिंपल सा है। असेसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इवेल्युएटिंग मॉरल रीजनिंग, मेजरिंग एपैथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इवेल्युएटिंग मॉरल रीजनिंग, ठीक है। जाहिर सी बात है मॉरल डेवलपमेंट पे इनकी थ्योरी बेस्ड थी, तो आंसर यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, ठीक है। मैंने बताया था कि क्रिटिसिज्म से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहला ऑप्शन है इट अप्लाइज यूनिवर्सली अक्रॉस कल्चर्स, इट डजंट कैप्चर मॉरल बिहेवियर फुल्ली, इट फोकसेस टू मच ऑन इमोशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इट डजंट कैप्चर मॉरल बिहेवियर फुल्ली, यानी ये पूरी तरीके से मॉरल बिहेवियर किसका कैसा है उसको नहीं दर्शाता है। हाउ कैन एजुकेशन प्रमोट मॉरल डेवलपमेंट इन क्लासरूम अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। आपके ऑप्शन है एंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कसिंग एथिकल डिलेमास, प्रोमोटिंग एपैथी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी चीज़ों को डेवलप करने में क्या करती है, कोलबर्ग की थ्योरी हेल्प करती है। इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल फॉलो रूल्स बट आर ऑल्सो विलिंग टू चेंज देम इफ दे डू नॉट सर्व द कॉमन गुड्स, ठीक है। अगर वो कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या नाम है, विलिंग है कि नैतिक सिद्धांतों को भी क्या करा जाए, चेंज कर दिया जाए, ठीक है। सबसे लास्ट वाली स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो आपके ऑप्शंस क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज जरूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।